उमेदवार अनवरभाई शेख, त्यानंतर शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार डॉक्टर अनवरभाई शेख हे या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतील. डॉक्टर अनवरभाई शेख. सर्व क्रांतिकारी समाज सुधारकांना प्रथमतः अभिवादन करतो. सर्वांना सप्रेम जय भीम. आज आपल्या वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळासाहेबजी आंबेडकर या 36 शिरूर लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रचाराकरिता आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्याकरिता इथे उपस्थित आहेत. मी प्रथमतः प्रकाशजी तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचे आभार मानतो. मी साहेब आपला ऋणी आहे की आपण एका मुस्लिम समाजाच्या, अल्पसंख्याक समाजाच्या उमेदवाराला शिरूर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. साहेब, मी 2 वेळा आपल्याला भेटायला अकोल्याला आलो होतो. पहिल्यांदा आपली भेट झाली नाही, आपण चंद्रपूरमध्ये होता. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा 2 दिवसांनी आपल्याकडे आलो, त्यावेळेस आपली भेट झाली. त्यानंतर परत दुसऱ्या दिवशी आपल्याला भेटलो, माझा प्रोफाईल आपल्याला दिला. मला सांगण्यात आलं की चलो हम लोग देखते, डॉक्टर साहब देखेंगे. खूप चांगलं वाटलं साहेब. जेव्हा मला लोकांनी सांगितलं वंचित का निवडलं, वंचित बहुजन आघाडी का निवडली, मी सांगितलं एकच पर्याय आता महाराष्ट्रात उरला आहे, तो म्हणजे ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर. एकच पर्याय वंचित बहुजन आघाडी. या पर्यायच मला आवडेल. आणि मी माझी नोकरी सोडली आणि साहेबांसमोर आज आलो. साहेब, आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू यू. खरोखरच मला असं वाटतं की आपण ज्या वेळेस लोकांसाठी धावून येता, संविधान वाचवण्याच्या गोष्टी करता, आपण सत्ता परिवर्तनाच्या ज्या सभा घेतल्या त्या सर्व सभा गाजलेल्या सभा आहेत साहेब. या सर्व सभांमध्ये लोकांमध्ये एक जोश निर्माण झालेला आहे. आपले सर्व कार्यकर्ते, पुण्याची आमची टीम जर पाहिली, आपली टीम म्हणजे मी जेव्हा वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आलो, पुणे जिल्ह्याचे राजकुमारजी असो, लुकरंडीजी असो, पुणे शहराचे मुनव्वरजी असो, त्यानंतर आपले धेंडेजी असो, बाकी सर्व कार्यकर्ते, सर्वांचे नाव मी घेतो, परंतु जबरदस्त कार्यकर्ते आपण तयार केलेले आहेत. हे सर्व कार्यकर्त्यांच्या बळावर आज मी इथे आहे. आज खरोखरच मला सांगावंसं वाटतं की वंचित बहुजन आघाडी, पुणे जिल्ह्याची टीम, महाराष्ट्राची टीम, या सर्व टीमला बघून मला एक खूप मोठा जोश आला साहेब. आणि माझी जी उमेदवारी मिळाली त्या उमेदवारीनंतर आम्ही काम करायला सुरू केलं. मुस्लिम समाजामध्ये पण खूप मोठा एक अशी अफवा पसरली की बी टीमसाठी आपण काम करता. मी लोकांना म्हटलं बाबासाहेबांच्या प्रेरणा घेऊन आम्ही उभा आहोत, बाळासाहेबांबरोबर आम्ही उभे आहोत. तर मुस्लिम समुदायाला पण आम्ही सांगितलं की बाळासाहेब काय बी टीम नाही आहे, तुमच्या मनात काय येईल तर सांगत चला. आम्ही एक उभा पर्याय असा आपल्यासमोर उभा केलेला आहे. आणि हा पर्याय आपल्याला येत्या लोकसभा निवडणुकीत दाखवून देईल की बाळासाहेब आंबेडकरांची ताकद काय, वंचित
जनगणना होणे अपेक्षित आहे. युवकांना चांगल्या नोकऱ्या मिळायला पाहिजे, युवकांचं चांगलं शिक्षण व्हायला पाहिजे. कौशल्य विकासाचा अभाव आहे, हे प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीतर्फे सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. बाळासाहेबांची जी लीडरशिप आहे, ही लीडरशिप ही इज अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. बाळासाहेबांची लीडरशिपमध्ये आपण महिलांचे प्रश्न सोडवू शकतो. महिलांचे प्रश्न आजही पहिल्या इतके फार गुंतागुंतीचे झालेले आहेत, हे समजण्यापासून फार अवघड झालेले आहेत. आपल्याला ग्रामीण स्त्रियांचे अनेक प्रश्न आहेत. आपल्याला विधवा, परित्यक्त्या, एकट्या महिला, असे कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांना सक्षमीकरण करण्याचं आपलं काम आपण करायचं आहे आणि हे सर्व आपण वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्फत करू शकतो. शेतकऱ्यांचेही बरेच प्रश्न आहेत. आजही आपला शेतकरी बांधव, शेतमजूर आणि ग्रामीण श्रमिक अपार मेहनत करीत आहेत. या सर्वांचा देशाच्या विकासामध्ये फार मोठा हे लोक वाटा उचलत आहेत, अफाट उत्पादन घेत आहेत की मौना त्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेले अन्नधान्य व कच्चा माल अत्यल्प किमतीत कसा उपलब्ध होईल अशी धोरण घेतली जातात. आजचे जे सरकार आहे ते आपल्या शेतकऱ्यांना सपोर्ट प्राईस देत नाही. मला बाळासाहेबांना सांगावंसं वाटतं, बाळासाहेबांनी ज्यावेळेस अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न उचलले, ग्रामीण महिलांचे प्रश्न घेतले, हे प्रश्न आज कोणीही घेत नाही. या सर्व प्रश्नांचा अपवाद वगळता आज राज्यात वेगवेगळा समाज वेगवेगळ्या तळागाळातील लोकांसाठी कार्य करीत आहे. वंचित बहुजन आघाडी ही सर्वांसाठी कार्य करेल. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला, माझ्यासारख्या एक शिक्षकाला वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश दिला, मला आज साहेबांनी उमेदवारी दिली. मला सर्व कार्यकर्त्यांना सांगावंसं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये इलेक्शन तर होईल. या इलेक्शनमध्ये बाळासाहेबांचं जे प्रेशर कुकर होतं, तेच प्रेशर कुकरची निशाणी मला इथे मिळालेली आहे. तर तेच प्रेशर कुकर सगळ्यांची हवा काढणार आहे, हे प्रेशर कुकर सगळ्यांना प्रेशर करणार आहे. तर मला असं वाटतं की बाळासाहेबांचे हात आपल्याला बळकट करायचे आहेत. बाळासाहेबांना आणि वंचित बहुजन आघाडीला आपल्याला मताधिक्य घ्यायचं आहे. आपल्याला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये चिन्ह मिळालं पाहिजे, आपलं चिन्ह असायला पाहिजे. वंचित बहुजन आघाडीमध्ये मोठं चिन्ह मिळालं की बाळासाहेबांचे हात बळकट होतील. आपण जर पाहिलं तर यासाठीच वंचित बहुजन आघाडी आहे. आपण सर्वजण वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून बाळासाहेबांचे हात मजबूत करूया. सर्वांच्या खांद्याला खांदा लावून आपण सर्वजण उभे राहू. आपण सर्वजण श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांचे हात बळकट करूया. या वंचित बहुजन आघाडीला मताधिक्य मिळालंच पाहिजे. आपण सर्वजण मिळून प्रेशर कुकरच्या समोरील बटन दाबायचं आहे. बाळासाहेब आंबेडकरांचे हात बळकट करायचे. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दाखवून द्यायचंय की महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडी, ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर हा खूप मोठा पर्याय होणार आहे. बाळासाहेब आंबेडकर, बाळासाहेब आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडी, वंचित बहुजन आघाडीचा सर्वांना सप्रेम जय भीम. जय भीम, जय संविधान. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद सर. यानंतर शिरूर लोकसभेच्या वतीने सर्व मुस्लिम बांधवांच्या वतीने आदरणीय साहेबांचा सत्कार या ठिकाणी छोटासा होतोय. त्यांची विनंती आहे साहेब. यानंतर चर्मकार समाजाच्या वतीने पुस्तक भेट देण्यात येत आहे साहेबांना. वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर आप संघर्ष करो, ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर आप संघर्ष करो. झाला घोषणा देऊन झालं म्हणजे मी बोलतो, नाही तर मधोमध आपलं असणारा अंगात आल्यासारख्या घोषणा देत बसतील. जाऊ दे काही. डॉक्टर शेख यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहे.
हा शहर ग्रामीण, हे खाली बसून घे, नवा रिपोर्टर खाली बसून घे, हा खाली बस. ते टेलिफोनमधलं काही कळत नाही, उगीच रेकॉर्डिंग करायला आले. म्हणजे हा शहरी ग्रामीण भाग ज्याला आपण म्हणतो तसा असताना हा मतदारसंघ, अर्धा मतदारसंघ ग्रामीण भागात, अर्धा मतदारसंघ शहरी भागात. तेव्हा शहरी भागातला असणारा पुण्यातला भाग आपण असं पाहिला तर पुन्हा स्मार्ट सिटी करायला निघाला. पण कोणाचं स्मार्टनेस दिसायला लागला हीच मला कळायला मार्ग नाही. सिटी स्मार्ट तर झाली नाही, पण या शहराच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला अशी परिस्थिती आहे. शहरात आलं की शहराच्या पाण्याचा पिण्याचा प्रश्न, ग्रामीण भागात गेलो की शेतीच्या ग्रामीण भागाचा प्रश्न आहे. तेव्हा खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघात प्रचार करायचा म्हटला की नांदेड शहराला उद्देशून बोलता येतं, नांदेड ग्रामीण भागाला उद्देशून बोलता येतं. की शहराला म्हटलं आम्ही पाणी देऊ तर धरण तीच की ज्या धरणातून शहराला पाणी येतं आणि त्याच धरणातून शेतीला पाणी जातं. त्याच्यामुळे शहरवासियांना तुम्ही म्हटलं नाही तुम्हाला आम्ही भरपूर पाणी देऊ, ग्रामीण भाग म्हणतो याला आता किकआउट करा. ग्रामीण भागामध्ये असणारा म्हटलं नाही तुमच्या शेतीला आम्ही पाणी देऊ, तर शहर म्हटलं किकआउट करा. अशी असणारी ही परिस्थिती आहे. आणि त्याचं मूळ कारण असं आहे की पाण्याचा साठा किती पाणी उपलब्ध होईल यावरती अवलंबून शहराची लोकसंख्या राहिली पाहिजे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. एक ग्रामीण भाग सुद्धा जगला पाहिजे आणि शहरी भाग सुद्धा जगला पाहिजे. शहरी भाग हा असणारा वाढता भाग, हा नाविन्याने येणारा भाग, ग्रामीण भाग हा असणारा परंपरेने आलेला भाग आहे. त्याच्यामुळे नाविन्याने येणारा नवीन उभं राहणारं जे शहर आहे त्या शहराला शेतीला पाणी दिल्यानंतर किती पाणी उपलब्ध आहे त्या उपलब्धतेवरती शहराची लोकसंख्या ठरली तर मी असं म्हणेन त्या शहरातल्या माणसांना पाणी पुरवठा करता येतो, देता येतो आणि सोयीसुद्धा देता येते. एकच भाग वाढला पाहिजे असं. याच मतदारसंघात, शिरूर मतदारसंघातला आपण असणारा भाग जर बघितला, शिरूर मतदारसंघातला असणारा भाग आपण बघितला तर अनेक एरिया आहेत, अनेक विभाग आहेत की जिथे असणारा नवीन शहरं उभी केला जाऊ शकतात. नवीन शहरं उभी केल्या जाऊ शकतात आणि त्या नव्या शहरामध्ये सुविधासुद्धा देता येतात आणि पाणीसुद्धा देता येतं. कारण का तुम्ही एकाच धरणावरती मग अवलंबून राहत नाही, तर तुम्हाला असणारा वेगवेगळ्या धरणांवरती त्या ठिकाणी अवलंबून राहता अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून आत्ताच्या व्यवस्थेमध्ये नव्यानं रचना करणं गरजेचं आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. शहराच्या दृष्टिकोनातून फक्त आम्ही शहर स्मार्ट करू असं म्हणून त्या ठिकाणी चालत नाही. तुमची स्मार्टची कल्पना काय त्यावेळेस मी विचारली तर त्यावेळेसच्या स्मार्टच्या कल्पना नाही, तर रस्ते वाढवणं त्याच्या पलीकडे काही दिसलं नाही.
रस्त्याच्या पलीकडे सुद्धा विकास आहे आणि तो म्हणजे खरा झोपडपट्टीमधला विकास आहे. या झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या माणसाला आता त्यांनी बिल्डरवरती सोडलंय अशी परिस्थिती आहे. शासनाला आम्ही असं म्हणतोय, तुम्ही बिल्डर कशासाठी पाहिजे? आणि तुम्ही सुद्धा त्या काँग्रेसवाल्यांवरती विश्वास ठेवता, राष्ट्रवादीवाल्यांवरती विश्वास ठेवता की जे स्वतःच बिल्डर आहेत. आता बिल्डर तुमचं भलं करणार आहे का? कुठंतरी विचार करा. बिल्डर तुमचं भलं करणार असेल तर खुशाल, नाही झालं तर मग आहे कार्यकर्त्याकडे रडत रडत गाणं येतं की मला अमुक झालं, मला तमुक झालं, मला तमुक झालं, आता मला त्याच्यातून वाचव. कुठेतरी आपली विचार करण्याची बुद्धी साबूत ठेवा की ते बिल्डर हा घरं बांधतो नाही असं नाही, पण तो नफ्यासाठी बांधतो. झोपडपट्टीवासियांना घरं पाहिजेत, ती फुकट घरं पाहिजेत. आणि फुकट घरं पाहिजे तर तो मग काय म्हणतो, तुला चाळ बांधून देतो ना, चाळ बांधून देतो, त्याच्यामध्ये राहा. पण कधीतरी हे स्वप्न बघा की बा मला सुद्धा 500 550 स्क्वेअर फुटाचं घर पाहिजे. मी ज्या वस्तीमध्ये राहतो त्या वस्तीमध्ये 550 स्क्वेअर फुटाचं घर जेवढ्या झोपड्या आहेत त्यांना देऊ शकतो की न देऊ शकतो? तर देऊ शकतो. पण ते काम शासनाने केलं तर शक्य आहे, बिल्डरने केलं ते शक्य नाही. ते काम शासनाने केलं तर शक्य आहे, ते काम बिल्डरने केलं तर शक्य नाही, हे आपण लक्षात घ्या. परंतु आपण सुद्धा न विचार करता त्या ठिकाणी कोणालाही सत्तेवरती बसवतो आणि आपण आपलंच उद्ध्वस्तपणा त्या ठिकाणी करून घेतो, अशी असणारी परिस्थिती आहे. ही निवडणूक मी असं मानतोय की महत्त्वपूर्ण निवडणूक आहे. भारतीय जनता पक्ष यांनी असणारं जाहीरच केलंय की आम्ही असणारं संविधान बदलणार, लोकशाही संपवणार, हुकुमशाही या ठिकाणी घेऊन येणार आणि आमचं सरकार टिकावं म्हणून दंगलीचा असणारा रस्ता आम्ही त्या ठिकाणी आपणार, हे त्यांनी जाहीर केले. आता जाहीर केल्यानंतर आपल्याला शांतता पाहिजे का? हा त्याच्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. इथे डॉक्टर शेखच्या विरोधात, डॉक्टर अनवर शेख यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. शरद पवारांची कोण गॅरंटी घेऊ शकता का की तो BJP बरोबर जाणार नाही? आता ज्याची गॅरंटी घेता येणार नाही की तो BJP बरोबर जाणार नाही, तर त्याच्या उमेदवाराकडे बघाच का? मी इथल्या असणाऱ्या मुस्लिम मौलवींना विचारतो कि कब से आपको और शरद पवार का प्यार हो गया? 2014 बिन बुलाए मेहमान की तरह BJP को सपोर्ट दिया, और अभी भी दोस्ती एक के साथ में है लेकिन शादी दूसरे के साथ में, ऐसी उनकी परिस्थिति है. उनकी दोस्ती है कांग्रेस के साथ में, लेकिन वो शादी करना चाहते कांग्रेस BJP के साथ में, और ये शादी इलेक्शन के बाद होगी.
इसलिए मुस्लिम समाज से मैं आगाह करता हूं कि आपकी परिस्थिति बहुत नाजुक है। आप और यहाँ का क्रिश्चियन समाज जो है उसकी हालत क्या होगी अगर ये सुनना है आपको। तो इस देश के अर्थ मंत्री है, उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारामन। मैं हर मुसलमानों से कहता हूँ कि वोट करने के पहले या मन बनाने के पहले, निर्णय लेने के पहले आप निर्मला सीतारामन, इनके जो पति है जिसका नाम परकला प्रभाकरन है, परकला प्रभाकरन, उनकी YouTube पर मुलाकात है। एक 30-35 मिनट की उनकी मुलाकात है। उस 30-35 मिनट में उन्होंने, अगर आरएसएस और बीजेपी दोबारा सत्ता पर आते और मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो यहाँ की अक़लियतों का क्या हाल होगा, उस पर उन्होंने बयान किया है। उन्होंने ये कहा कि गुजरात, यही प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर से गुजरात में थे तो गोधरा हुआ, यही चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मणिपुर हो गया। एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ क्रिश्चियन, इनको टारगेट बना के गया। और जिस दिन ये अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर करेगा, हुकुमशाह डिक्लेयर करेगा, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गली गली में गोधरा और मणिपुर कर सकता है। क्योंकि जो जब तक समाज अस्थिर है तब तक उसको पता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है, और उसको अपने आप को बचाना है तो समाज को अस्थिर उसको करना है। और वही अस्थिर करने का रास्ता, वही अस्थिर करने का रास्ता क्या होगा, उस मुलाकात में उसने बताया। अब सरकारी तौर से कहूँ तो वो भी एक सरकारी इंफॉर्मेशन के हकदार है, उनको भी जानकारी मिलती है, वो भी एक पढ़ा लिखा अच्छा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एक इकोनॉमिस्ट है। इसलिए सरकार की क्या सोच है, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या प्लानिंग होती जा रही है, क्या रवैया होगा, उसके बाद से उन्होंने आगाह करवाया। हम यही शरद पवार और शिवसेना जो है उनसे कह रहे थे भी आप हमको साथ में ले रहे हैं तो हम आने के लिए तैयार हैं। हम नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह रहे, हम आएंगे आपके साथ। लेकिन हमने कहा कि जिस सेक्युलर वोटों पर अपन विश्वास रख रहे हैं और वो अपने को वोट देंगे अपने पर, तो मैंने कहा हम लोग ने उनको आश्वासन देना चाहिए, हमने उनको आश्वासन देना चाहिए कि भैया 5 साल के लिए आपने हमको चुन के दिया, 5 साल के लिए आपने हमको चुन के दिया है, इसलिए हम इस 5 साल में भारतीय जनता पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। एक विश्वास की बात, एक विश्वास की बात। लेकिन तुरंत दोनों ने कहा राजनीति में ऐसा नहीं चलता, हम लिख के नहीं दे सकते, हम आश्वासन नहीं दे सकते। अगर तुम आश्वासन नहीं दे सकते हो, नहीं लिख के सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि पिछले दरवाजे से आपकी बातचीत चालू है। पिछले दरवाजे से आपसे बातचीत चालू है। ऐसा खाना या ऐसा खाना, मुंह में ही जाना है। तुम बीजेपी को वोट मत दो लेकिन एनसीपी को वोट दो, उसका मतलब यही है कि बीजेपी को वोट दिए, क्योंकि बीजेपी जो है, एनसीपी जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी, और बीजेपी के साथ में जाने के बाद चिल्लाने से क्या मतलब है। इशारा मिल चुका है, राजनीति इशारों पे चलती है। मोदी जी ने तो उससे आगे जाके कहा
कि बाला साहब ठाकरे के जो मुझ पर एहसान है, अगर उद्धव ठाकरे के साथ में कोई बदतमीजी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं उससे बचाने के लिए सबसे आगे रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले दरवाजे से बातचीत शुरुआत है, और पिछले दरवाजे से बातचीत शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन के बाद ये सभी जन इकट्ठा होंगे, ऐसी परिस्थिति है। ये मैं समझता हूं कि मुसलमानों के लिए एक आगाह करने की घंटी बज चुकी है। जो मौलवी हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि दूसरे मौलवियों से कहिए कि पहले समाज के अंदर क्या चल रहा है ये देखो। मौलवियों का उठ बैठ जो है वो सिर्फ मुसलमानों में है, उसके बाहर नहीं है। एक बड़ी कश्मकश चल रही है, ओबीसी की सबसे बड़ी कश्मकश यहाँ पे चल रही है। ओबीसी अपने आरक्षण को बचाने के लिए कह रहा है कि मुझे मराठा से बचना है। ओबीसी अपना आरक्षण बचाने के लिए कह रहा है कि मुझे मराठा से बचना है, और मैं अपनी ताकत निर्माण कर रहा हूं, और इसलिए अपनी ताकत करने के लिए मैं अपने ही लोगों को वोट दूंगा, मैं दूसरों को वोट नहीं दूंगा। ये उनका फैसला हो चुका है। ये फैसला हो चुका है। अगर मौलवी हर समाज में अगर उठ बैठक होती है तो उनको इस बात का एहसान होगा कि ओबीसी मराठा को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और मराठा ओबीसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बिना जानकारी से। मेरी कल रात को भी बात हुई औरंगाबाद में, मराठवाड़ा की जितने भी मौलवी थे उनसे बातचीत हुई, और मैंने उनसे सीधा पूछा कि आपकी धनगुरों के साथ बातचीत है क्या आपकी मालियों के साथ में बातचीत है, क्या आपकी जो नोमैड्स है उनके साथ में आपकी बातचीत है, क्या आपकी भिल्लों के साथ में आपकी बातचीत है, क्या आदिवासियों के साथ में आपकी बातचीत है? तो कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर फैसला कैसे कर रहे हो? मैंने कहा हक से पूछ रहा हूं कि फैसला आप कैसे कर रहे हो? बोले हम लोग ने क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा पहला परिस्थिति की जांच लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमको वोट दो, मैं ये कह रहा हूं कि पहली परिस्थिति को जांच लो, और परिस्थिति को जांच करने के बाद ही आप फैसला लें। कल ऐसा ना हो कि आप जिसके साथ में खड़े हुए वही गिर गया, और जिसको आपने विरोध किया वही जीत गया, तो आपकी क्या हालत है? मैंने कहा पिछले 6 महीने से मैं मुसलमानों से आगाह कर रहा हूं, यह बीजेपी को जिताना और हराना ये आपके हाथ में। बीजेपी को जिताना या हराना ही आपके हाथ में है, लेकिन ये करने के लिए आपको मुसलमान बनना होगा। ये नहीं कि मैं कांग्रेसी मुसलमान हूं, ये नहीं कि मैं एनसीपी का मुसलमान हूं, ये नहीं मैं फलाने पार्टी का मुसलमान हूं। सही अर्थ में आपको मुसलमान बनना, सही अर्थ में आपको मुसलमान बनना होगा, और सही अर्थ में मुसलमान बनोगे तब जाके बीजेपी का हराओगे, नहीं तो आप ही बीजेपी को ले आओगे। ऐसी एक बात। आप लोगों ने शरद पवार की तकरीर सुनी होगी। शरद पवार ने किस बात पर आड़े हाथ से कभी मोदी को लिया ये 10 दिनों में? यही जुमला चल रहा है ना, ये तो देश के लिए हानिकारक, लेकिन हानिकारक कैसे है, क्यों है, ये तो बताओ। हिम्मत नहीं है।
हिम्मत नहीं है, डर है कि अगर हम लोग असलियत पर उतार आएंगे, अगर मोदी की असलियत बताना शुरुआत करेंगे, जो जिसको नोटिस गई है वो जेल में दिखाई देगा और अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे। ये जो राजनीति चली है ये आपके लिए नहीं चली है, चाहे एनसीपी की राजनीति हो, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की राजनीति हो, वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं। और जब अपने बचाव के लड़ रहे हैं तो आपकी लड़ाई कौन है? इसलिए मैं मुसलमानों से आगाह कर रहा हूं कि आप सोच विचार करके वोट करते। पहाड़ी इलाका, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पहाड़ी इलाका, यहाँ के मौलवियों को मैं पूछता हूं कितने आदिवासी आप ये जानते हो? कितने आदिवासी है ये आप जानते हो? कितने आदिवासियों ने मणिपुर की कांड हुआ उस पर जुलूस निकाले, मोर्चे निकाले और यहाँ की सरकार का विरोध किया? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 3 लाख आदिवासी हैं, पहाड़ों में रहते हैं। 3 लाख आदिवासी है कि जिन्होंने जुलूस निकालकर बीजेपी का और यहाँ के राजनीतिक दलों का धिक्कार किया कि किसी ने भी मणिपुर के आदिवासियों को बचाने के लिए आगे नहीं आए और 80 दिन तक उनकी किसी ने आवाज भी उठाई। आज ये आप समझते हो कि ये आदिवासी इनको वोट देंगे? आदिवासी जो है एक नया मित्र ढूंढ रहा है, आदिवासी जो एक नया मित्र ढूंढ रहा है, ओबीसी जो एक नया मित्र ढूंढ रहा है। क्या मुसलमान उसका मित्र हो सकता है? राजनीतिक दोस्ताना हो सकता है? आप रहे पटेलों के साथ, आप रहे बमनों के साथ और मारपीट खाते रहे। एक नया रास्ता, मैंने कल जो बैठे थे उनसे मैंने कहा कि 1990 के बाद मुझे यूपी और बिहार में दंगे फसाद की राजनीति हुई क्या, मुझे बताओ। 90 के बाद क्यों नहीं हुई? 90 के बाद इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां के मौलवियों से हमने कहा था एक मौका आप दीजिए, बीपी सिंह के नाम से एक मौका दीजिए, ओबीसी के नाम से एक मौका दीजिए। एक नई राजनीति की पहल शुरुआत हो रही है, अभी तक आप रोक नहीं सके। हम कह रहे हैं कि इस रास्ते से आप चलोगे तो वहां की दंगों की राजनीति है वो खत्म हो जाए। अब 90 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में दंगों की राजनीति खत्म हुई और उसके बाद में मुसलमान और हिंदू अलग अलग रहे, इसलिए बम ब्लास्ट की राजनीति वहां पे शुरू हुआ। क्या मुसलमान इस बात को सोचेगा नहीं कि अंधे प्राणी की तरह वो कांग्रेस 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 ही करता रहेगा और उसके मित्र पक्ष ही कहता रहेगा? अगर यही रवैया आपका रहा तो जो आइसोलेशन की राजनीति आपकी शुरुआत होगी, आपको बगल रखने की जो राजनीति शुरुआत बीजेपी ने शुरुआत की, उसी की लाइन को जो है आज कांग्रेस ने लकीर खींच दी और कहा है कि हम मुसलमानों को उम्मीदवार देंगे। वही बात है एनसीपी की, उन्होंने भी मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी। मैं उद्धव ठाकरे से अपेक्षा तो कर नहीं रहा कि वो मुसलमानों को नुमाइंदगी देगा। इस बात को भी आप पहचान नहीं रहे कि भैया हमको अलग रखा जा रहा है, बगल में रखा जा रहा है, सिस्टम के बाहर निकाला जा रहा है और वंचित जो है वो आपको सिस्टम में रखना चाहती है और इसलिए डॉक्टर अनवर को यहाँ पर उम्मीदवारी। कल ये भी हाथ अगर आपने थामा नहीं
वंचित का हाथ अगर मुसलमानों ने थामा नहीं, पकड़ नहीं लिया, झटपट नहीं लिया, तो फिर आपको कौन बचाने आए? मुझे कई मौलवी कहते हैं इतिहास का दोहराते, मैंने कहा यार तू तो इतिहास छोड़ दे, तू कहाँ था गोधरा में ये बता मुझे। इतिहास में जो लड़ गए वो लड़ गए, धर्म के नाम पे लड़ गए, इज्जत के नाम पे लड़ गए, इंसानियत के नाम पे लड़ गए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। हिजाब का मामला हुआ, आप कहां थे? औरंगजेब का मामला था, आप कहां थे? पैगंबर के बारे में अनशन लिखा गया था, तब आप कहां थे? मैंने कहा इतिहास मुझे मत सिखाओ, आपकी आज की बात बताओ, वर्तमान की बात मुझे बताओ। और इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, मौका आपके हाथ में आया है, बीजेपी को हराने का मौका आपके हाथ में आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के 2.5 लाख वोट है जो हर उम्मीदवार को मिलेंगे, जो हर उम्मीदवार को मिलेंगे। आपके पास शक्कर के वोट है, जीत के वोट है। यही वोट अगर आपने मिला लिया तो बीजेपी हार गई। हराने के लिए कितना चाहिए, जीतने के लिए कितना चाहिए? 4 लाख वोट मिल गए तो यहां कैंडिडेट इस बार जीतेगा। वोटिंग का परसेंटेज कम होते जा रहा है और उसकी वजह है जो लोग बीजेपी को आस लगा के बैठे कि ये बदलाव करेंगे, उनकी आशा जो है वो निराशा में बदल चुकी है। उनकी आशा जो है निराशा में बदल चुकी है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने इस देश को बड़ी संकट पे खड़ा कर दिखा रहे थे कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये बात तो सही है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, ये बात सही है, लेकिन असलियत पे इनकी सरकार जो है वो अपने ही लोगों के खिलाफ थी, वो अपने ही लोगों के खिलाफ थी। आज जिससे वोट देके मोदी को पंतप्रधान बनाया, आरएस को सत्ता दिया, आज वही लड़का पूछ रहा है क्या वजह है, क्या वजह है कि इस देश के 17 लाख हिंदू परिवार देश छोड़ के चले गए। सिर्फ देश ही नहीं छोड़ा तो उसने नागरिकता भी छोड़ दी। क्या वजह है? उनको जवाब नहीं मिल रहा। आज उनको हम लोग जवाब दे रहे हैं कि ये वसूली का राज था, ईडी का इस्तेमाल हो रहा था, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा था, जीएसटी का इस्तेमाल हो रहा था, और वही लोग कह रहे थे कि भैया रेट डालकर ये हमारी इज्जत की नीलामी कर रहा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। उससे अच्छा है इससे छुटकारा पा, देश छोड़ के चले जाते तो भी कानून के अंदर होते, कानून के दायरे में होते। कानून के दायरे में होते और ये घसीट के उनको ले आता। उन्होंने नागरिकता छोड़ दी, इसकी वजह यह है कि इसके कानून के बाहर जाना था। आज जिन वोटर ने इनको सत्ता में बिठा, आज वही पूछ रहा है क्या वजह है कि आपने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, मानवता का ऑफिस जो है उसको वसूलीदार का ऑफिस बनाया। और इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ गिरते जा रहा है। मैं मुसलमानों से, अक़लियतों से और यहाँ फुले शाह अम्बेडकरवादी जो है उनसे ऐलान करता हूँ, ये मौका आपके पास आया है
ये मौका आपके पास आया है बीजेपी को हराने का और डॉक्टर अनवर शेख को जिताने का। इस मौके का आप पूरा फायदा उठाएंगे और डॉक्टर अनवर शेख की निशानी, डॉक्टर अनवर शेख की निशानी, डॉक्टर अनवर शेख की निशानी प्रेशर कुकर 4 नंबर पर है। बटन दबाकर आप पूरी भारी वोटों से इसको जिताएंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।